नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो वर्तमान में क्लास हैं वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्लासें हैं और इन क्लासों में सबसे पहले हमने जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो प्राचीन सभ्यता है टॉपिक है उनसे संबंधित क्लास डाली गई थी और उसके बाद में राजवंश से संबंधित हमारी क्लासें वर्तमान में चल रही है। सबसे पहले हमने मेवाड़ राजवंश को कंप्लीट किया था और उससे आगे चलते हुए हमने राठौड़ राजवंश को कंप्लीट किया और अब हम बात कर रहे हैं चौहान वंश से। और चौहान वंश में हमने अजमेर के चौहान वंशों की 2 क्लासें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे रणथंभौर के चौहान वंशों से संबंधित और इस क्लास में भी हम रणथंभौर के चौहान वंश को कंप्लीट कर लेंगे और जो अगली इससे नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम जालोर के चौहान वंशों के बारे में चर्चा करेंगे और उससे जो अगली नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं पर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किस प्रकार हुई और इनका प्रथम शासक कौन था। आपको पता है हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था। पृथ्वीराज चौहान ने त्रैन के युद्ध किए थे मोहम्मद गौरी के साथ में, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजय रहा था और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय रहा था और द्वितीय युद्ध के साथ ही दिल्ली में सल्तनत काल प्रारंभ हो गया और राजपूत काल समाप्त हो गया था। इसलिए राजपूत का काल माना जाता है 7वीं से 12वीं सदी के मध्य में। ठीक है, तो इसी पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र था गोविंदराज, जिसने रणथंभौर में आकर के अपने चौहान वंश की नींव रखी थी और ये रणथंभौर की जागीर है ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार। ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी के द्वारा गोविंदराज को दी गई थी रणथंभौर की जागीर। ठीक है, और आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जैसे हम आमेर के शासकों के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे मान सिंह के संबंधित। उस समय जो रणथंभौर मान सिंह के काल में रणथंभौर पर हाड़ा शासकों का आधिपत्य था और उसके बाद में ये हाड़ा शासक मुगलों के अधीन हो गए थे और उन्होंने मुगलों की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। चलिए हम चर्चा करते हैं कि रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंदराज था, जिन्होंने 1194 में यहाँ पर यानी कि रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी। कहाँ पर? 1194 में। कहाँ पर? रणथंभौर में। जब अजमेर के चौहान वंश की शाखा समाप्त हो गई थी तभी पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी और गोविंदराज के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी हुए हैं उनमें है वाल्हण, प्रहलादन और वीर नारायण। कौन कौन? वाल्हण, प्रहलादन और वीर नारायण। इनके बारे में एक एक बातें हैं, मुख्य विशेषताएं, उन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। और जो रणथंभौर के चौहान वंशों में जो मुख्य शासक हुए हैं वो है हमीरदेव चौहान। वीर नारायण ने इल्तुतमिश से संघर्ष भी किया था, जिसमें वीर नारायण की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। वीर नारायण जो रणथंभौर के चौहान वंश का शासक था, उन्होंने इल्तुतमिश से संघर्ष किया और इसी संघर्ष के दौरान वीर नारायण की मृत्यु हो गई थी। इन वीर नारायण के जो उत्तराधिकारी थे वो वाघ भट्ट थे। इन्होंने भी दिल्ली से तुर्क अधिकारियों को अपने पैतृक राज्य को बचाया था। जो दिल्ली के तुर्क आक्रमणकारी थे ना सल्तनत काल में, उनसे अपने राज्य को बचाया था।
वीर नारायण के बाद उत्तराधिकारी आए थे वाघभट, और इसके बाद में जो उत्तराधिकारी आए थे वो थे जैतर सिंह। जैतर सिंह ने नासिरुद्दीन के द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया था, परंतु अंत में उन्हें संधि करनी पड़ी थी, और जिसके एवज में उन्हें वार्षिक रूप से नासिरुद्दीन को कर देना पड़ता था। ठीक है, ये थे जो रणथंभौर के चौहान वंश के शासक है, जो जिनके बारे में इतिहास में ज़्यादा चर्चित मुद्दे नहीं हैं, परंतु कई बार परीक्षा में इन शासकों के क्रम के बारे में पूछा जाता है, इसलिए इन शासकों का जिक्र किया है मैंने। और सबसे पहले गोविंदराज इसके संस्थापक हैं, जिन्होंने 1194 में यहाँ पर यानी कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। उनके बाद में वालहन, प्रहलादन और वीर नारायण रणथंभौर के शासक बने थे, और वीर नारायण ने इल्तुतमिश से संघर्ष भी किया था, और उसके बाद में वाघभट भी बने थे, और वाघभट के बाद में जैतर सिंह बने थे, जिन्होंने नासिरुद्दीन के द्वारा भेजी गई सेना से रणथंभौर की रक्षा भी की थी। दोस्तों एक बात बता देता हूँ, उसके बाद में हम हमीरदेव चौहान को बड़े ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्तियों में आरपीएससी ने जो पैटर्न चेंज किया है और नए टॉपिक ऐड किए हैं, उसमें एक तो उन्होंने जो प्राचीन सभ्यता थी पहले 4 थी, उसके बाद में उन्होंने सभी को शामिल कर दिया है। और उसी प्रकार राजपूत राजवंश में केवल जो मुगल राजपूत संबंध थे उन शासकों की ही टॉपिक था, परंतु अब उन्होंने राजवंश को सभी राजवंशों को शामिल कर लिया है। तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। और इसमें मैं आपको एक राय दे देता हूँ कि आप किसी भी गाइड से नहीं पढ़ना, क्योंकि गाइड में पढ़ोगे तो राजवंश बहुत लंबा चौड़ा है, और सिलेबस आपका इतना ही नहीं है कि सिर्फ आपको राजवंश कंप्लीट करने हैं। तो इसके लिए आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, और इस तैयारी को आप स्वयं भी कर सकते हो। और मेरी राय में सिर्फ और सिर्फ आपको जो अभी वर्तमान में कक्षा 10 से संबंधित एक किताब है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, आप उसी किताब से इस राजवंश को कंप्लीट कर सकते हैं, और ज़्यादातर प्रश्न आप इन्हीं किताब से आएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में ही जब इस किताब से प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास में, क्योंकि उसमें भी राजपूत राजवंश को शामिल किया गया है, तो उससे तो ये भर्तियाँ छोटी हैं, तो यहाँ से ही प्रश्न बनेंगे, ज़्यादा आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और इसी बात को देखते हुए मैंने ये क्लासें हैं जो प्रारंभ की थी, और इन क्लासों में आप सिर्फ और सिर्फ जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो वर्तमान में किताबें चल रही हैं उनसे संबंधित नोट्स बनेंगे। और ये दो रणथंभौर के और जालौर के चौहान और अजमेर के चौहान वंश है, इनके बारे में थोड़ी सी कम बातें थी, इसलिए इनके नोट्स मैंने कक्षा 12 की जो पुरानी किताब थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली, उसमें राजस्थान बोर्ड वाली, उसमें से मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो आप अगर इन क्लासों को देखते हो और इनकी जो पीडीएफ पढ़ते हो, तो उसके अलावा आपको किसी भी किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं यही मानता हूं कि आपके लगभग जितने भी प्रश्न हैं इन टॉपिकों से बनेंगे वो आपको इन नोट्सों में मिल जाएंगे। ठीक है, आप मेरा पूरा विश्वास करिए, और अगर नहीं मिलते हैं तो मैं भी यही हूं और आप भी यही हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमीरदेव चौहान के बारे में। हमीरदेव चौहान जो जैतर सिंह के पुत्र थे, और जैतर सिंह के बाद में ये रणथंभौर के चौहान वंश के शासक बने थे, और ये रणथंभौर के चौहान वंश के अंतिम शासक भी माने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जैतर सिंह ने अपने जीवन काल में ही इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, और स्वयं ने परित्याग कर दिया था राज सिंहासन का। इनका कार्यकाल है वो 1282 से लेकर के 1301 के बीच में रहा है। हमीरदेव चौहान का जो कार्यकाल है वो 1282 से लेकर के 1301 के बीच में रहा है।
हमीरदेव के पिता का नाम जैतर सिंह है। हमीरदेव के पिता का नाम क्या है? जैतर सिंह है। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। हमीर के शासन काल के विषय में जो ग्रंथ हमें जानकारी देते हैं उनमें है नैनचंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य। कौन सा? हमीर महाकाव्य, नैनचंद्र सूरी द्वारा। इसके अलावा जोधराज के द्वारा रचित हमीर रासो और चंद्रशेखर के द्वारा रचित हमीर हट आदि ग्रंथों से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा भंडाऊ व्यास का एक हमीरायण ग्रंथ भी है, उससे भी हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और इनके साथ ही आपको इन ग्रंथों के रचयिता के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे नैनचंद्र सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य। नैन कितने हो गए? बहुत बड़े। नैन कितने हैं? नैन के महान काव्य। नैन से महाकाव्य जोधराज, इसमें जोधपुर शब्द का जोर दिया गया ना, इसी प्रकार रासो शब्द में जोर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद क्या थे? हठीले थे, इसलिए उनका रचना हमीरठ कहलाती है। ठीक है, आप इस प्रकार इन्हें ट्रिकली से आसानी से आप इन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि एक जैसे है तो इनमें हमें कंफ्यूज रहने की डर रहता है। ठीक है, आप अपने तरीके से भी इन्हें बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमीर ने जैसे ही शासक बना उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति का अर्थ है कि उसने स्वयं को विश्व के सबसे महान शासकों में से एक बनाने का प्रयास किया था और अपने आसपास के सभी जो कमजोर रियासतें थी या ताकतवर रियासत थी उनको अपने अधीन करने का इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। इसके लिए उन्होंने, ठीक है, इस नीति का अनुसरण किया और इस नीति पर चलते हुए उन्होंने सबसे पहले जो भीमरस के शासक है अर्जुन को परास्त किया था। किसे? भीमरस के शासक अर्जुन को परास्त किया था। किस नीति के तहत? दिग्विजय की नीति के तहत। इसके अलावा हमीर ने परमार शासक भोज को भी परास्त किया था। किसे? परमार शासक भोज को भी परास्त किया था। यह भी ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा हमीर ने आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करा दी थी। ये थोड़ी सी वैसे इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप इसे थोड़ा ध्यान में रख लेना। परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हमीर के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? समर सिंह को भी पराजित किया था। किसने? हमीर ने, जो कि तेज सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक बना था। अमीर ने मेवाड़ के शासक तत्कालीन शासक समर सिंह को भी पराजित किया था। और जैसे ही उन्होंने मेवाड़ के शासक को पराजित किया तो इनकी जो महत्वाकांक्षा ही वो और ज़्यादा बढ़ गई और चारों ओर कार इनकी ही जय जयकार होने लगी थी, महाराणा हमीर सिंह की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमीर ने अपने दिग्विजय की नीति के अनुसार सबसे पहले किस शासक को पराजित किया था? भीमरस के अर्जुन को। इसके अलावा उन्होंने मेवाड़ के शासक तत्कालीन समर सिंह को भी पराजित किया था। जैसे ही उनकी दिग्विजय नीति की पूर्ति हुई और उसने अपने आसपास के सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया तो उसके बाद में अमीर ने कोटि योजन यज्ञ का भी आयोजन करवाया था। किसके यज्ञों का? कोटि योजन यज्ञ का भी आयोजन करवाया था। अब बात करते हैं हमीर और उनके समय के दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी भी एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसने रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करना की योजना बनाई। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण की योजना इसलिए बनाई थी क्योंकि एक तो दिल्ली के नज़दीक था, दूसरी ये दिल्ली से मालवा गुजरात जाने वाले रास्ते पर स्थित था, तो इसका सामरिक महत्व भी था। ठीक है, इसने सबसे पहले 1290 में, चलिए एक बार चर्चा करते हैं कि जलालुद्दीन ने दो बार, कितनी बार? दो बार, एक बार 1290 में और दूसरी बार 1292 में आक्रमण किया था। किस पर? रणथंभौर पर। परंतु उसे दोनों बार ही क्या मिली थी? असफलता मिली थी। सबसे पहले 1290 में दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने जाही, अब इस जाही शब्द को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए ध्यान में रखना, क्योंकि ये जाही रणथंभौर के जो दुर्ग है उसकी कुंजी या यूं कहे से ये उसका प्रवेश द्वार माना जाता है। किसे? जाही को
किसका? रणथंभौर दुर्ग का पर आक्रमण किया और वहां पर अपना अधिकार कर लिया। जहीं पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। और इसके बाद में वो रणथंभौर की ओर आगे बढ़े, परंतु वहां पर ये राजपूती सेना का सामना नहीं कर पाए थे। ठीक है, सबसे पहले 1290 में जय पर आक्रमण किया, जय को अपने नियंत्रण में लिया और रणथंभौर की ओर प्रस्थान किया, परंतु रणथंभौर में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद में जलालुद्दीन ने एक बार पुनः 1292 में जलालुद्दीन ने आक्रमण किया रणथंभौर पर, परंतु इस बार भी उसे सफलता नहीं मिली। उन्होंने लगभग 4 महीने घेरा डाले रखा था रणथंभौर का, परंतु जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे सैकड़ों किलों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर मानता हूँ। क्या कहा था? कि मैं ऐसे सैकड़ों किलों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर मानता हूँ। और इन बातों का वर्णन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अभियानों पर साथ में गए अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ मिफ्ता उल फुतुह में नामक ग्रंथ में भी जिक्र किया था। क्या नाम है उस ग्रंथ का? मिफ्ता उल फुतुह, जो अमीर खुसरो का है और जलालुद्दीन के साथ ये युद्ध के समय अभियान में भी शामिल था अमीर खुसरो। ठीक है, इस प्रकार दिल्ली के तत्कालीन शासक जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर पर 2 बार आक्रमण किया, 1290 में और 1292 में। पहले आक्रमण में उन्होंने जय पर अधिकार किया, परंतु उन्हें रणथंभौर की सफलता नहीं मिली। उसके बाद में 1292 में एक बार पुनः उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया, परंतु इस बार भी उन्हें सफलता नहीं मिली। और इन अभियानों का जिक्र अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ मिफ्ता उल फुतुह में किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। जलालुद्दीन खिलजी को उसी के भतीजे यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दिल्ली का शासक बन गया था। उसने भी दिग्विजय की नीति अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसने सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, क्योंकि उस समय उसके आसपास अगर उनके टक्कर का कोई शासक था वो था हमीर देव चौहान, जिसने उनके काका श्री जलालुद्दीन खिलजी को भी 2 बार परास्त किया था। और एक बात यह भी है कि जब 2 महत्वाकांक्षी शासक हो जाते हैं तो उन दोनों के बीच में संघर्ष होना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों शासक अपनी अपनी शक्तियों का विस्तार करना चाहते हैं और दूसरी रियासतों को अपने अधीन करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो बात यही थी कि आक्रमण का कारण क्या था कि दोनों शासक महत्वाकांक्षी थे और अलाउद्दीन रणथंभौर पर अपना अधिकार करना चाहता था, और दूसरी तरफ अमीर की शक्ति निरंतर बढ़ रही थी। दूसरा कारण यह माना जाता है कि हमीर ने उनके 2 विद्रोहियों मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद खान शाह और केहबरू को शरण दी थी। किसने? हमीर ने। हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के 2 मंगोल जो सेनापति थे विद्रोही, उनको शरण भी दी थी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी उनसे नाराज भी हुआ था। और अब ये विद्रोही दोनों कौन थे, इनके बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग मत लिखते हैं। एक कहते हैं कि मोहम्मद शाह ये अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना से प्रेम करता था। ये दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे और इन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को मारने का प्लान बनाया था, परंतु जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को इसके बारे में पता चला तो वो भाग करके कहाँ आ गए थे? अमीर के शरण में। और अन्य एक कारण यह भी माना जाता है कि जब खिलजी की सेना सोमनाथ के मंदिर को लूट कर आ रही थी तो उनके लूट के माल को बंटवारों को लेकर के इनमें आपसी झड़प हो गई थी सेना में, और जिसके कारण मोहम्मद शाह और केहबरू भाग के कहाँ पर आ गए थे? हमीर की शरण में आ गए थे। अलाउद्दीन ने हमीर को कहा था कि आप मेरे इन दोनों विद्रोहियों को सौंप दो, नहीं तो आप इसका इंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो हमीर ने भी अपना जवाब दिया
कि सिंह सुहन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंह एक ही बार शावक को जन्म देती है जो जंगल का राजा बनता है। सतपुरुष होते हैं वो एक बार ही वचन देते हैं, उसके बाद में उसे बार बार नहीं देते हैं। कदली यानी कि केले के बुंटे पर पौधे पर एक बार ही फल लगते हैं। और तिरिया तेल यानी कि जो विवाहित स्त्री होती है उसे एक बार ही तेल चढ़ता है, बार बार नहीं। और उसी प्रकार हमीर का हट है कि वो आपके जो मंगोल सेनापति हैं, चाहे वो आपके विद्रोही है चाहे कुछ भी हो, वो एक बार हमारी शरण में आ गए हैं तो हम उन्हें वापस से नहीं लौटाएंगे। ठीक है, और जिससे दोनों के बीच में युद्ध अवश्य भाई हो गया था। चलिए हम बात करते हैं अभी लाइन टू लाइन अभी अध्ययन करेंगे इनके बारे में। हमीर महाकाव्य जिसका रचयिता कौन है? नैनचंद्र सूरी। कि दोस्तों अगर किसी चीज़ को कंठस्थ करना है तो जैसे ही हम हमारे सामने है हमीर महाकाव्य तो हमें फटाक से याद हो जाना चाहिए कि इसका रचयिता कौन है? नैनचंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर के द्वारा मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह और कहबरू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया था। अब इनका नाम भी ध्यान में रख लेना क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार के पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जब उन्होंने वापस नहीं लौटाया तो 1299 में खिलजी ने अपने सेनापति उलुग खान, अलफ खान और नुसरत खान के नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर पर भेजी और इस सेना ने भी सबसे पहले जाहिं पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया था। और ये जाहिं क्या है? रणथंभौर के दुर्ग का प्रवेश द्वार या कुंजी कहा जाता है। इसामी नामक एक विद्वान है इस्लाम धर्म में, उनके अनुसार उलुग खान ने जाहिं का नाम है जो बदल दिया था और इसका नाम रखा था नौशहर। क्या नाम रखा था? नौशहर नाम रखा था। किसका? जाहिं का। किसने? उलुग खान ने। किसने? उलुग खान ने जाहिं का जो नाम था वो बदल कर क्या रख दिया था? नौशहर कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे कि हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर इस समय कोटि यज्ञ समाप्त कर मुनिव्रत में व्यस्त था तो अमीर ने अपने 2 सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को नेतृत्व में सेना भेजी थी। किसके खिलाफ है? अलाउद्दीन खिलजी की सेना के खिलाफ। इस युद्ध के दौरान भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे परंतु इन दोनों सेनापतियों ने खिलजी की सेना को वापस भागने पर मजबूर भी कर दिया था। एक बार पहली बार जब आक्रमण हुआ तो दोनों सेनाओं ने खिलजी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और जैसे ही ये भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों वापस लौट रहे थे तो उलुग खान ने अपनी सेना सहित एक बार पुनः आक्रमण कर दिया था और जिसके लिए भीम सिंह ने धर्म सिंह को तो राजमहल भेज दिया और स्वयं ही अकेला ही उन सेना का सामना करने चला गया था और जिसके कारण भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। इससे हमीर भी धर्म सिंह से नाराज हुए और उन्होंने उनके स्थान पर भोजराज को अपना मंत्री बना दिया था। किसे बनाया था? भोजराज को। और कई समय के बाद में भोजराज को वापस इस पद से हटा दिया और धर्म सिंह को वापस नियुक्त किया था, जिससे भोजराज क्या हुआ? भोजराज जिससे घृणा करते हुए और मतलब गुस्से नाराज होकर के किसकी शरण में चला गया था? अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। इस बार खिलजी ने पुनः एक बार सेना भेजी और किंतु हिंदुवाटी नामक घाटी में वापस चौहान की सेनाओं के साथ इनका सामना हुआ परंतु इस बार भी चौहान की सेना राजपूत सेनाओं के द्वारा शाही सेना को परास्त कर दिया गया। इस पराजय की जैसे ही जानकारी मिली तो खिलजी ने एक बार पुनः अपने सेनापति नुसरत खान और उलुग खान ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का भाई था, के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी और इस सेना ने क्या किया? जाहिं पर अपना अधिकार कर लिया और उसके बाद में रणथंभौर दुर्ग का पर घेरा डाला।
और इस घेरे में उन्होंने दुर्ग के चारों ओर जो मुख्य द्वार है वहां पर उनके सामने पासिब व गरगस बनाए। ये ऊंचे चबूतरे नुमा ढांचे हैं जिसके ऊपर मगरब रखा जाता है। ये एक यंत्र है जिसके माध्यम से पत्थर फेंके जाते हैं, जैसा आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, जो किस प्रकार के पत्थर फेंकते हैं, उसी प्रकार के एक यंत्र था मगरब जिसके द्वारा दुर्ग रक्षकों पर पत्थरों की बौछार की जाती थी। वहीं दूसरी तरफ दुर्ग के अंदर भी भैरव यंत्र, टिकुलियां तथा मरकटी यंत्र थे नामक यंत्र थे जिनसे पत्थर बरसाने लगे थे। और इन्हीं पत्थरों में भेजा गया फेंके गए एक पत्थर नुसरत खां के पर आकर गिरा था, जिसके कारण नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। अब प्रश्न यह बनता है कि रणथंभौर के घेरे के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु हो गई थी? नुसरत खान की। किसकी? नुसरत खान। नुसरत खान नहीं रहा, नुसरत खान नहीं रहा, उलुग बच गया और नुसरत खान नहीं रहा था। इस प्रकार जैसे ही उलुग खान की असफलता और नुसरत खान की मौत की सूचना अलाउद्दीन खिलजी को मिली, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अपनी सेना लेकर के रणथंभौर की ओर प्रस्थान किया था। उलुग खान की असफलता पर स्वयं खिलजी रणथंभौर पहुंचा और अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइनुल उल फतुआ में इस अभियान का आंखों देखा वर्णन भी किया था। किसमें? खजाइनुल फतुआ में। जिस प्रकार मिफ्ता उल फतुआ में किया था जलालुद्दीन के समय और अलाउद्दीन के समय खजाइनुल फतुआ में। लंबे समय तक घेरा डालने के बाद में जब अलाउद्दीन को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया? छल कपट का सहारा लिया था। उधर दूसरी तरफ अमीर ने संधि के लिए अपने सेनापति को भेजा था, क्योंकि अंदर की जो आंतरिक स्थिति थी वो धीरे धीरे बिगड़ रही थी, क्योंकि खाने के लिए धान नहीं बचा था अंदर। जिसके बारे में अमीर खुसरो ये भी कहता है कि दुर्ग के अंदर सोने के 2 दाने के बदले चावल का 1 दाना भी नहीं मिल रहा है। और इसके कारण उन्होंने अपने सेनापति रतिपाल को भेजा था। किसे भेजा था? रतिपाल को भेजा था। और खिलजी ने क्या किया? इसी रतिपाल को दुर्ग का लालच देकर अपने पक्ष में शामिल कर लिया था। और इसके बाद में रतिपाल ने अपने एक और साथी रणमल को भी अपने पक्ष में शामिल कर लिया था। ठीक है, रणमल और रतिपाल इतिहास में भी प्रसिद्ध हुए हैं। इसके अलावा आला और उदल भी प्रसिद्ध हुए हैं, जिनके बारे में हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें जिक्र किया था। चंदेल के परमार्दी देव के शासक के 2 सेनापति। इसके अलावा जेता और कुंपा भी, गोरा और बादल भी प्रसिद्ध हुए हैं। उसी प्रकार रणमल और रतिपाल भी प्रसिद्ध जरूर हुए हैं, परंतु इनका जो प्रसिद्ध होने का कारण था वो बाकियों के विपरीत था। ठीक है, इन्होंने छल कपट किया था। ठीक है, अमीर खुसरो ने कहा था कि दुर्ग में सोने के 2 दाने के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। तो इस पर अमीर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि आप द्वार खोलो, हम युद्ध करेंगे। ऐसे भूखे रहकर मरने से अच्छा है कि वीरों की तरह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होए। परंतु इस युद्ध में रणमल और रतिपाल की विश्वासघात के कारण इस युद्ध में हमीरदेव वीरगति को प्राप्त हुआ और हमीरदेव के नेतृत्व में केसरिया हुआ। और उनकी जो रानी थी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों के द्वारा जोहर किया गया था। माना जाता है कि यह जोहर है वो जल जोहर है, और ये राजस्थान का पहला जल जोहर भी था, और ये रणथंभौर का प्रथम साका भी था। अब आप पूछोगे कि ये साका क्या होता है? साका होता है जिसमें केसरिया किया जाता है पुरुषों के द्वारा और जोहर किया जाता है महिलाओं के द्वारा। केसरिया किसके द्वारा किया जाता है? केसरिया पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और जोहर है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब जोहर का रूप कैसा भी हो सकता है? जल में भी हो सकता है, अग्नि में भी हो सकता है। जैसे चित्तौड़गढ़ का जो जोहर था वो अग्निकुंड में हुआ था। रानी पद्मिनी के सहित उनकी 1600 दासियों ने क्या किया था? अग्नि में अपने आप को धकेल दिया था और जोहर किया था। ठीक है,
और रणथंभौर का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1301 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अमीर की रानी रंगदेव के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों के द्वारा, वीरांगनों के द्वारा जौहर किया गया था। हमीर रासो नामक एक ग्रंथ में जिक्र किया गया है कि मोहम्मद शाह की स्त्रियों ने भी रंग देवी के साथ जौहर किया था। अब ये मोहम्मद शाह कौन है? ये वही मोहम्मद शाह है, मंगोल सेना नायक, जो अलाउद्दीन खिलजी के प्रति विरोध करते हुए हमीर के शरण में आ गया था। ठीक है, और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, हमीर की मृत्यु वीरगति को प्राप्त हो गए और अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद में मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी ने गिरफ्तार किया और इससे पूछा कि मैं अगर आपको जीवित छोड़ दूं तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे? तो इसने कहा कि सबसे पहले मैं आपकी हत्या करूंगा और उसके बाद में हमीर देव चौहान की किसी वंशज को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगा। इतना सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो उठा और उसने हाथी से कुचलवा दिया था मोहम्मद शाह को। ठीक है, इसके अलावा रणमल और रत्तीपाल को भी उसने मार डाला था, और यह कहते हुए कि जो अपने शासक के नहीं हुए वो मेरा क्या होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रंगदेवी ने जो जौहर किया था वो जल जौहर था, और जिस तालाब में किया था वो कौन सा तालाब था? पद्मला तालाब था। क्या नाम था? पद्मला तालाब। ये तालाब है, पद्मला नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इसका निर्माण हमीर की बेटी पद्मा ने किया था, इसलिए इसका नाम पद्मला तालाब रखा गया था। और यह रणथंभौर का प्रथम शाखा था। और यह कब किस दिन हुआ था? 11 जुलाई 1301 को। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस। जल दिवस के दिन जल जौहर हुआ था रणथंभौर का। जल दिवस के दिन जल जौहर हुआ था रणथंभौर का। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, हमीर ने अपने जीवन काल में टोटल 17 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? टोटल 17 युद्ध किए थे, जिनमें से 16 युद्धों में वे विजय रहा और 17वें युद्ध में उनकी पराजय हुई थी। और पराजय होने के पीछे कारण भी था विश्वासघात, जो रणमल और रत्तीपाल के द्वारा किया गया था। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में बात करते हैं। विजयादित्य हमीर का एक सम्मानित दरबारी कवि था और राघवदेव उनका गुरु था। किनका? हमीर का गुरु राघवदेव। और इसके अलावा उनके दरबार में विजयादित्य भी शामिल था। व्यास भांड के द्वारा लिखी हुई हमीर रायण ग्रंथ है। अमृत किलास ने हमीर बंधन लिखा है। अमृत किलास से क्या है? अमीर बंधन। और व्यास भांड के द्वारा हमीर रायण ग्रंथ की रचना की गई थी। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि जंगल का राजा कहे जाने वाला शेर एक ही होता है, एक बार ही जन्म लेता है। सतपुरुष अपना वचन एक बार ही कहते हैं। केले का पौधा सिर्फ एक बार ही फल देता है। और विवाहित स्त्री के ऊपर एक बार ही तेल चढ़ता है। और हमीर हट है वो भी एक बार ही होता है। उन्होंने जो कह दिया है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, चाहे उसके सामने कोई भी हो। ये थे हमारे राजस्थान के राजपूत शासक, इतने वीर, जिन्होंने अपने दुश्मन के सामने नतमस्तक नहीं हुए थे, चाहे उन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया है अपनी वीरता को दिखाते हुए, परंतु उन्होंने किसी भी शर्त पर उनके सामने नतमस्तक होना मंजूर है, स्वीकार नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास रणथंभौर के चौहान वंश से। तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस क्लास की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो अगली हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो जालोर के चौहान वंश से संबंधित रहेगी। और उसके बाद में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए है अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।